नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पीएम मोदी ने किया काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण, अखिलेश ने फिर घेरा। राज्यसभा के कम उपस्थिति वाले बयान पर पूर्व सीजेआई गोगोई के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश। इस साल बैंकों ने किया 2 लाख करोड़ का कर्ज माफ, मोदी सरकार में 10 लाख करोड़ डूबे। राउत पर एफआईआर दर्ज, बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं के अपमान का आरोप। और उधर कर्नाटक में दक्षिणपंथियों ने ईसाई धर्म की किताबों में लगाई आग। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुचर्चित काशी विश्वनाथ के दौरे की। जी हां, जो पहला फेज है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका लोकार्पण किया, गंगा में डुबकी लगाई और जिन मजदूरों ने काम किए थे उन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई, उनके साथ खाना खाया, ये सारी चीजें उन्होंने की। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो मां अन्नपूर्णा का जो मूर्ति थी, जो एक जमाने में चुराई गई थी, आज उसको वापस उसकी स्थापना की गई है। और फिर उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि 3 C's हैं उनका पालन करना चाहिए, यानी कि क्लेanलीनेस, कांस्टेंट एफर्ट और क्रिएटिविटी, यानी कि ये 3 चीजों से भारत आगे बढ़ सकता है। और साथ में फिर उन्होंने जब वो संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भगवान केवल काशी में ही बसते हैं और जिनके हाथ में डमरू होता है तो वो राज्य करते हैं। 8 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है इसका लोकार्पण किया है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा उत्तर प्रदेश का दौरा है। और साथ में फिर उन्होंने ये कहा कि सिर्फ मंदिर ही नहीं बनवाती मोदी सरकार, लेकिन मेडिकल कॉलेज भी हमने बनाए हैं। और फिर साथ में उन्होंने औरंगजेब का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अगर औरंगजेब आता है तो फिर शिवाजी भी खड़े हो जाते हैं, अगर सलार महमूद अगर इधर को बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसा वीरता का प्रमाण देने वाला पुरुष भी आगे बढ़ता है। लेकिन इसको लेकर अखिलेश यादव तंज कसने से बाज नहीं आए, क्योंकि एक प्रमुख जो द्विपक्षीय लड़ाई इस समय उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है वो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। और आज अखिलेश यादव ने कहा कि अंतिम समय में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, 1 महीने के बजाय अब उन्हें 3 महीने बनारस में रहना चाहिए। साथ में उन्होंने बीजेपी पर भी तंज कसा कि किस तरीके से जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको पैदल कर दिया है पार्टी ने और एक को स्टूल पर बैठा दिया है। और साथ में उन्होंने कहा कि जिस तरीके की अंदरूनी लड़ाई बीजेपी में नजर आ रही है तो सबकी भाषा उसके चलते खराब हो गई है। साथ में उन्होंने ये कहा कि कृषि कानून पार्टी ने वापस ले लिए हैं, लेकिन कब, जब 700 किसानों की जानें चली गई हैं। साथ में उन्होंने ये कहा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वायदा किया था मोदी सरकार ने, तो कुछ करोड़ वो आसानी से बाकायदा मुआवजा के तौर पर वो किसानों को दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए के अन्न लोगों को बांटे जा रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन का क्या, न्यूट्रिशन पर्याप्त नहीं है। तो हर मुद्दे पर अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की है। पिछला उनका जो दौरा था गोरखपुर का, तो उसमें ये कहा था कि ये तो कैची जीवी सरकार है। तो इस तरीके की तो जिधर से जो भी चीज मोदी सरकार, चाहे वो लोकार्पण कर रहे हो या अपने वक्तव्यों में जो संबोधन कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई काट अखिलेश यादव जरूर निकाल रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि दोनों पार्टीज में मिलकर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, वो जनता के जो कसौटियां हैं उस पर खरा कौन उतरता है। अभी तो उद्घाटन की झड़ी बीजेपी ने लगा दी है और बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए हमारा जो मजबूत कार्ड है वो हम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस मजबूत कार्ड को क्या पंचर कर पाएगी समाजवादी पार्टी, किस तरीके का एक क्रेडिबल प्लान क्या लेकर आ पाती है समाजवादी पार्टी, वो देखना होगा। लेकिन एक कड़ा मुकाबला है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, जहां पर कांग्रेस और बीएसपी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उनका खात्मा हो गया है इलेक्टोरल सीन से। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब दूसरी खबर में बात करते हैं पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की, जिनके खिलाफ आज 2 तृणमूल कांग्रेस के और 3 कांग्रेस के सांसदों ने एक प्रिविलेज मोशन यानी कि विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित किया है रंजन गोगोई के खिलाफ। और क्यों? क्योंकि रंजन गोगोई ने अभी हाल में जब उनकी जो आत्मकथा है उसका जब उन्होंने विमोचन किया था, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया था एनडीटीवी को, और उस इंटरव्यू में, उस साक्षात्कार में उन्होंने ये कहा था कि मैं एक नॉमिनेटेड एमपी हूं
और किसी पार्टी विप से बंधा नहीं हुआ हूं, क्योंकि उनसे ये पूछा गया था कि उनकी अटेंडेंस राज्यसभा में बहुत कम है, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं किसी भी पार्टी के विप से बंधा नहीं हुआ हूं, मैं एक इंडिपेंडेंट मेंबर हूं और अपनी मर्जी से आता हूं, अपनी मर्जी से जाता हूं। और फिर जब अटेंडेंस के लिए देखा गया तो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स में ये देखा जाता है कि उनकी जब से वो राज्यसभा के सांसद बने हैं नॉमिनेटेड 10% से कम सेशंस उन्होंने अटेंड किए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने तो हाउस को ये बताया था और चेयर को ये बताया था कि देखिए कोविड के चलते मैं नहीं आ पाऊंगा, तो ये मेरा चॉइस है, जब मैं आऊंगा जैसे आऊंगा वैसे जाऊंगा। तो इन चीजों को लेकर आज रंजन गोगोई के खिलाफ विशेषाधिकार पारित कर दिया गया है। अब उस विशेषाधिकार नोटिस को अगर आप देखें तो उसमें साफ दिया है कि ये हाउस की गरिमा का उल्लंघन है और जो संसद की गरिमा है उसका उल्लंघन है, एक तरीके से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। और प्रिविलेज इसलिए क्योंकि ये एक विशेषाधिकार सांसद को दिया जाता है कि वो समय पर आए और नंबर ऑफ सेशंस को अटेंड करे, लेकिन रंजन गोगोई ने ऐसा नहीं किया। रंजन गोगोई ने उल्टा ये कहा कि मैं तब हाउस में आता हूं जब कोई ऐसा मुद्दा होता है जिस पर मुझे इनपुट देना होता है। तो यानी कि जब इन सांसदों का चयन किया जाता है, एक उद्देश्य से इन नॉमिनेटेड मेंबर्स को लाया जाता है कि वो अपने फील्ड से हाउस के सेशंस में कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे, तो उस वैल्यू एडिशन को धत्ता बताते हुए रंजन गोगोई ने एक तरीके से ये कह दिया कि मैं जब चाहूंगा तब संसद आऊंगा और जब नहीं चाहूंगा तो नहीं आऊंगा। अब ऐसे में जब विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित किया जाता है तो इसमें ऐसे में क्या हो सकता है, अगर विशेषाधिकार हाउस में प्रूव हो जाता है और ये प्रूव हो जाता है कि ये प्रिविलेज नोटिस का मामला है, तो ऐसे में हाउस उनको कोई वार्निंग दे सकती है, फाइन इंपोज कर सकती है। तो अब देखना यह है कि चेयर इसको कैसे लेती है, लेकिन फिलहाल एक प्रिविलेज मोशन, प्रिविलेज नोटिस इनके खिलाफ पारित हुआ है, जिससे कि रंजन गोगोई की गरिमा और उनकी छवि को एक बार फिर से नुकसान पहुंचा है, क्योंकि पहले भी वो बहुत आरोपों में घिरे हुए थे और तमाम तरीके के आरोप उन पर लगे थे, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला हो या फिर किसी न किसी तरीके के समझौते के आरोप उन पर लगते रहे, जो अयोध्या राम मंदिर का जो फैसला आया था। तो इन तमाम आरोपों के बीच में जब उनकी किताब का अभी विमोचन हुआ है, उसके बाद अब एक और नोटिस उनको मिला है और ये है प्रिविलेज नोटिस, जो कि 3 कांग्रेस के सांसद और 2 तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने पारित किया। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से चेयर इस नोटिस को लेता है, क्या इस नोटिस को प्रूव किया जा सकता है। लेकिन ये जो नोटिस है ये साफ बताता है, और जिस तरीके से जिस टोन में रंजन गोगोई ने इंटरव्यू दिया है तो वो साफ बताता है कि ऐसा लग रहा है कि उनको ये जो ओहदा है और जो नॉमिनेटेड सांसद की जो कुर्सी मिली है वो एज अ राइट उनको मिली है और वो उसका सम्मान करना नहीं जानते। संसद का अपमान ऐसे में हो रहा है, लेकिन अब चेयर इसे कैसे लेती है ये देखना होगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। तीसरी खबर हमारे देश के बैंकों से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आज एक बड़ी खबर में ये पता चला है कि पिछले 10 सालों में बैंक्स ने 11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है, यानी कि ये सारे पैसे डूब गए हैं। जो मौजूदा वित्तीय वर्ष है उसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफ किया गया है, और ये जो कर्ज है ये 75% कर्ज माफी सरकारी बैंकों ने की है। और कोरोना के जो महामारी का दौरान था, जो काल था, उस पीरियड में आरबीआई ने इन सारे वाणिज्यिक बैंकों को मॉरेटोरियम पे रखा था, यानी कि 6 महीने तक वो कोई वसूली नहीं करेंगे, और इस दौरान 2,02,781 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं। लेकिन अगर हम 10 साल का आंकड़ा देखें तो 10 साल में 11,68,95 लाख करोड़ का एनपीए है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये बन गया है। जब लगातार किसी भी कर्ज पर 3 किश्तों का भुगतान नहीं हो पाता है तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। तो यानी कि अनपेड बैंक लोन्स हैं, और ये सरकार के सामने एक बड़ा संकट है, एक बड़ा क्राइसिस है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को सरकार नहीं डील कर पाई है, जो उसकी आर्थिक नीतियां रही है वो फेल हुई है। किसी तरीके की आर्थिक नीतियों को लेकर कोई प्लानिंग नहीं रही है, और जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, यानी कि जिन लोगों ने डिफॉल्ट किया है, सरकार उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही है और वो लोग कहाँ हैं, इसका भी ब्यौरा सरकार को देना चाहिए। और 2014 को आप देखें तो 2014 में ये जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स था मोदी सरकार में, ये 2.84 लाख करोड़ था, और ये बढ़कर 2019 में 11.73 लाख करोड़ हो गया, यानी कि 7 गुना ज्यादा, जितना कि गरीब कल्याण योजना के लिए, पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए जो
फंड्स एलोकेट किए जाते हैं उसका 7 टाइम्स अमाउंट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक नीतियां बिल्कुल पटरी पर हैं, हम सही दिशा में चल रहे हैं। लेकिन आज सरकार इस पर चुप क्यों है? जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? और ये जो बात है कि रिकवरी इसकी कैसे होगी, ये जो 11 लाख करोड़ रुपए का जो एनपीए है इसकी रिकवरी कौन करेगा, कैसे करेगा, इसको लेकर रोड मैप क्या है? ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास इसको लेकर कोई रोड मैप नहीं है। लेकिन जो एक आम आदमी के मन में जो जहन में बात आती है कि अगर कोई किसान होगा और अगर उसने लोन का डिफॉल्ट किया है या लोन नहीं पे कर पाया है तो उसकी जमीन या तो नीलाम हो जाती है या इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं वो कर्ज लेती हैं, कर्ज लेकर भाग भी जाती हैं और सरकार उनका कर्ज माफ भी कर देती है। तो ये जो एंटी पुअर पॉलिसी जो सरकार की है, जिसमें कि आर्थिक नीतियों की कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही है, उस पर सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन अभी फिलहाल सरकार बैंकों के मैनेजमेंट में और आर्थिक नीतियों में बिल्कुल फेल नजर आ रही है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं शिवसेना सांसद संजय राउत की, जिनके खिलाफ मंडावली थाने में एक कंप्लेंट लिखी गई है और कहा है कि उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का उन्होंने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस्तेमाल किया है। और ये जो कंप्लेंट करता है वो है बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी दीप्ति रावत भारद्वाज। और उन्होंने कहा कि मराठी टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू में जो प्रसारित हुआ था उसमें उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनके खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। दिल्ली के मंडावली थाने में इस तरीके की कंप्लेंट फाइल हुई है कि जिससे कि उनकी भावना आहत हुई है और साथ में उनको धमकाने का भी मामला दर्ज किया गया है। तो उस पर संजय राउत ने ये कहा है कि मैंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था उसके हिंदी में उसका अर्थ है मूर्ख, और मूर्ख शब्द किसी भी डिक्शनरी में पाया जाता है और जिसको मान्यता मिली है न सिर्फ सरकारी संस्थाओं से बल्कि साहित्यिक संस्थाओं से भी इसको मान्यता मिली है। और संजय राउत का ये कहना है कि बदले की धारणा से इस तरीके की कंप्लेंट को फाइल किया गया है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं। तो आखिर इस तरीके की एफआईआर अगर शिवसेना के सांसद संजय राउत के खिलाफ हो रही है तो ये कहीं ना कहीं अंदेशा है कि बीजेपी संजय राउत जो एक पार्टी के स्पोक्सपर्सन भी हैं, शिवसेना सांसद हैं, उद्धव ठाकरे के काफी करीबी माने जाते हैं, तो उनके खिलाफ इस तरीके का एक्शन ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी संजय राउत जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, उससे कहीं ना कहीं उसको डर है। और इस तरीके के निराधार जो एफआईआर दर्ज होते हैं वो उसका एक प्रतीक है कि जिस तरीके से उनको चुप कराने की कोशिश की जा रही है, उनको डराया जा रहा है इस तरीके की एफआईआर से कि शायद अगर एफआईआर दर्ज हो जाएगी और अगर कोई मामला बन जाता है तो वो चुप हो जाएंगे। तो ये एक बदले की भावना से ऐसा लग रहा है कि करने वाला काम है। लेकिन सवाल ये है कि लोकतंत्र में अगर आप जो इंटरव्यू में बोलते हैं और किसी एक शब्द का आप इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके खिलाफ अगर एक एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो ये पहले ऐसा माहौल नजर नहीं आता था कि आपने इंटरव्यू में कुछ बोला और उस एक शब्द को पकड़कर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है जहां पर आप विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं? शब्द के इस्तेमाल पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। इससे पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है वो भी दर्शाता है कि पुलिस भी ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल एजेंडा चला रही है, क्योंकि सरकार को वो पॉलिटिकली सूट करता है, इसलिए उन्होंने आसानी से एफआईआर दर्ज भी कर ली। जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है वो भी पुलिस ने नहीं किया है, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल बिना किए हुए इस तरीके की एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन फिलहाल जो संजय राउत का जो ये इंटरव्यू है उसकी क्लिप्स, उसकी वीडियो क्लिप्स को भी पुलिस को दिया गया है। अब उस पर छानबीन होगी। अब क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है तो देखना ये होगा कि क्या एक्शन उनके खिलाफ लिया जाता है। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं आखिरी खबर में, कर्नाटका में बढ़ते ईसाई धर्म के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसकी बात करते हैं। बैंगलोर से 65 किलोमीटर दूर एक जिला है कोलार, जहां पर ये बताया जा रहा था कि कुछ लोग कुछ ईसाई समूह घर घर जाकर और ईसाई जो बुकलेट्स होती हैं उनको बांट रहे थे और उसी समय कुछ दक्षिणपंथियों ने आकर उनका विरोध किया। उनके हाथ से वो ईसाई धर्म की जो किताबें थी वो ले ली और उसको जला दिया गया। ये मामला तब जब सामने आया जब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि जो धर्म परिवर्तन जो कानून है वो कर्नाटका की जो असेंबली है वो लेकर आएगी, तब ये मामला सामने आया। उसके पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कि सेंट जोसेफ्स वर्कर चर्च के जो पैरिश हैं, जो वहाँ के पादरी हैं,
फादर फ्रांसिस डिसूजा, उनके पीछे छुरी से उन पर अटैक करने की कोशिश एक आदमी कर रहा था, वो वीडियो भी वायरल हुआ। तो ये तमाम तरीके की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, उसके पहले हासन में ये मामला सामने आया था। तो जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके पहले उत्तराखंड में भी हमने देखा था। तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी शासित राज्यों में और बीजेपी आखिर ईसाइयों को क्यों दबाने की कोशिश कर रही है, उन पे इस तरीके के अटैक्स क्यों बढ़ रहे हैं। बार बार उन पर यह आरोप लगता है कि वो धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहे हैं, एल्योरमेंट करते हैं और फिर रिलीजियस कन्वर्जन कर देते हैं। तो क्या जो धर्मांतरण कानून लाया जा रहा है अलग अलग राज्यों में, क्या उनको जस्टिफाई करने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र रचा जाता है कि पहले ये दिखाया जाए कि उनका ईसाई धर्म के लोग एलोरमेंट कर रहे हैं और फिर उनके खिलाफ इस तरीके का एक्शन लिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, चाहे वो मुसलमान समुदाय के हों चाहे ईसाई धर्मों के हों, लेकिन एक तरीके से जिस तरीके से ईसाइयों पर बढ़ते हुए अटैक्स हैं, वो आपको याद दिलाता है कि जिस तरह से 1999 में ग्राहम स्टीन्स को मार दिया गया था, फिर 2008 में हमने कंडमाल में जो क्रिश्चियंस के ऊपर हमले हुए थे, वो उसकी याद भी दिलाता है। लेकिन एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 305 ऐसे इंसिडेंट्स हो गए हैं जहां पर चर्चेस पर हमले हुए हैं। 66 यूपी में, 47 छत्तीसगढ़ में, 32 कर्नाटका में, लेकिन एफआईआर दर्ज केवल 30 में हुई है। यानी कि इस तरीके के हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, ऐसे विद्रोही एलिमेंट्स के खिलाफ एक्शन नहीं लेती हैं और कथित रूप से इन विद्रोही जो उपद्रवी जो एलिमेंट्स हैं, उनको सरकार का संरक्षण मिला हुआ है और इसीलिए वो किसी भी चर्च में घुस जाते हैं और वहां पर धमकी देते हैं, आरोप लगाते हैं, गलत बेबुनियाद तरीके से उनको उल्टा सीधा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे उपद्रवी एलिमेंट्स। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस क्यों इस पर कार्रवाई नहीं करती, सरकार क्या इसको पॉलिटिकल एजेंडे के तहत चलाना चाहती है, क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा अप्रूव होता है, इससे पोलराइजेशन होता है। तो इस तरीके का पॉलिटिकल एजेंडा ऐसा लग रहा है कि सरकार चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस इसमें अपना काम क्यों नहीं कर पा रही है, वो भी एक बहुत चिंता का विषय है। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।